आज कहानी अड्डा में दोस्तों सुनिए रामदरश मिश्र जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है जिंदगी लौट आई थी। कैलाश की शादी के लिए अच्छे अच्छे घरों से प्रस्ताव आ रहे थे। उसकी पंगुली माँ मना कर देती थी, कहती थी अभी पढ़ रहा है। कैलाश ने अब 10वीं पास कर लिया। एक प्रस्ताव आया है। गांव के लोग पंगुली माँ के यहाँ उत्साह से जुटे हैं और प्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया। बरछेक की रस्म पूरी हो रही है और हल्का सा खान पान चल रहा है। सभी लोग कैलाश और उसकी माँ की प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। पुली माँ ने बहुत उत्साह से बेटी वालों का स्वागत किया। बहुत प्रसन्न थी कि अब गांव वाले उसकी जय बोल रहे हैं। उत्सव संपन्न होने पर जब वो अकेली हुई तब उसकी आंखें भर आईं। याद आने लगे वे दिन जब वो इस गांव में असहा छोड़ दी गई थी। पंगुली माँ का नाम पंगुली इसलिए पड़ा क्योंकि वो दोनों पांव से पंगु थी, अपाहिज थी। वो थी तो बहुत गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी दीप्त आंखें। किंतु शादी के बाद किसी समय लकवे ने उसके दोनों पैर बेकार कर दिए। इसलिए गांव के लोग उसे पंगुली भाभी, पंगुली चाची आदि कहने लगे। नए लड़के और लड़कियां उसे पंगुली माँ कहकर पुकारने लगी थीं। लकवा मारने के बाद वो अपने पैरों को देख देख कर रोती थी। याद आते थे उसे पहले के दिन। घर के लोग कहते थे शोभा बेटी के पाँव कितने सुंदर हैं। सीधे पाँव, लंबी लंबी उंगलियां, सुंदर नाखून और स्वस्थ गोरी टांगों में गजब की स्फूर्ति थी। उसकी चाल में अद्भुत त्वरता थी। स्कूल में पढ़ती थी तो खेल कूद में दौड़ में सबसे आगे रहती। त्योहारों को नारी समाज में अद्भुत लय से नाचती थी। पूरे गांव में उसकी गतिविधियों की चर्चा होती थी। गांव में वो अकेली लड़की थी जिसने दर्जा 4 तक पढ़ाई की थी। वो एक सामान्य घर की लड़की थी, किंतु उसकी विशेषताओं का बखान सुनकर एक बड़े घर से उसके लिए रिश्ता आया। वहां पर काफी खेती बाड़ी थी। वो काफी बड़े ससुराल में आकर प्रसन्न थी। उसे पति, सास ससुर का प्यार मिला। सास ससुर उसके आने की कुछ समय बाद ही संसार से विदा हो गए। वो पति के साथ प्रसन्न चल रही थी। समय से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। अच्छी खेती बाड़ी, अच्छा पति और अब एक प्यारा सा बेटा। उसे और क्या चाहिए था। समय की गति दोस्तों किसने समझी है। वो अपने भीतर क्या छिपाए है, कब क्या देता है, कौन जानता है। एक दिन वो लकवा बनकर आया और शोभा के पांव पर टूट पड़ा। पति ने बहुत दवाइयां करवाईं, किंतु कुछ फर्क नहीं पड़ा। दुखी शोभा को पति ने समझाया, दुखी मत हो कैलाश की माँ, ईश्वर की करनी पर किसका वश है। तुम्हारे साथ मैं हूं ना, कैलाश भी तो है। घर के कामकाज के लिए नौकरानी रख दूंगा। कैलाश बड़ा हो जाएगा तो उसकी पत्नी आ जाएगी और तुम्हें बहू का सहारा मिल जाएगा। कुछ दिनों तक शोभा अपने पैरों के अतीत को याद कर करके चुपके चुपके रोती रहती। फिर वक्त से समझौता कर लिया। पति और बेटे के प्यार ने उसे संभाल लिया था। कैलाश बहुत होनहार निकला। पढ़ने में बहुत अच्छा था। एक एक कक्षा प्रथम श्रेणी में पार करने लगा। एक दिन फिर समय ने अपना क्रूर कारनामा दिखा दिया। शोभा के पति एक दुर्घटना के शिकार हो गए तो शोभा का दुख हाहाकार करने लगा। धीरे धीरे दुख कुछ शामित हुआ तो खेतों के जुताने बोआने की समस्या उसके सामने दहाड़ मारने लगी। इतने खेत, अब इनकी संभल कौन करेगा। कैलाश अभी 10 साल का था, स्वयं पंगु थी। खेतों को जोतने बोने का समय आया तो वो कभी इस रिश्तेदार क्या तो कभी उस रिश्तेदार क्या सहायता मांगने जाती। सभी लोग इनकार कर देते थे। सबके मन में लालच जाग गया था कि अब ये असहाय औरत अपने खेत हमारे हवाले कर देगी, यानी बटाई दे देगी। हम धीरे धीरे उन खेतों पर कब्जा कर लेंगे। वे लोग स्वभाव से बहुत उज्जट थे, इसलिए गांव के हलवाओं को भी उनके साथ काम करने से मना कर दिया। जो हलवाहा शोभा के साथ काम करता था उसे भी धमकाकर मना कर दिया कि काम करने नहीं जाओगे। एक दिन शोभा मन मारे बैठी थी, सोचती रहती कैसे क्या करूं। उसके सामने कैलाश की एक पाठ्य पुस्तक रखी थी। उसे यूं ही उलटने पलटने लगी। एक पृष्ठ पर रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां छपी थी जिनमें हनुमान जी के सागर पार करने का प्रसंग था। पढ़ते पढ़ते उसने पढ़ा, कहा चुप साध रहा बलवाना। उसकी दृष्टि इसी पंक्ति पर अटक गई। बार बार उसे पढ़ने लगी। उसने अपने पाँव की ओर देखा। उसका अतीत कौन गया। पाँव को संबोधित करती हुई बोली, कहा चुप साध रहा बलवाना। उसे लगा कि उसके पाँव
में हरकत हो रही है। वे कह रहे हैं, हम अभी भी तुम्हारे साथ हैं, हमारा इस्तेमाल करो। वो जोश से भर गई। वो 2 डंडों के सहारे चलती थी, पर अभी तक उसके चलने का क्षेत्र घर द्वार ही था। दूसरे दिन वो डंडों के सहारे अपने खेतों की ओर चल पड़ी। लोगों ने आश्चर्य से देखा। अब वो रोज किसी न किसी खेत पर जाने लगी और वहां काम देखने लगी। उसके हलवाई को लगा कि उसने गलत काम किया है। किसी के धमकाने से उसने अपने मालिक का काम छोड़ रखा है। उसका हृदय उसे धिक्कारने लगा और मालकिन के पास आकर बोला, मैं आ गया हूँ मालकिन। शोभा हलवाई के साथ खेत की ओर निकल जाती थी। वो मेड़ पर बैठ जाती, खेत को जुताती बोआती थी। खेत से घर तक शोभा की सक्रिय गतिशीलता गांव वालों को चकित कर देती थी। अब उसके पटीदारों की स्वार्थी उम्मीद ठंडी पड़ गई थी। अब शोभा निसहाय नहीं थी, स्वयं में ऊर्जा बन गई थी। उसकी शक्ति के साथ उसका बेटा कैलाश भी तो था। अब शोभा के खेतों में उमड़ती हुई फसलों का उल्लास विरोधियों के मन में ईर्ष्या भर रहा था। कार्तिक का स्नान था। गांव के तमाम लोग सरयू में नहाने गए थे। कैलाश भी गया हुआ था। शोभा के घर में 2 चोर घुस आए। खटपट हुई तो शोभा ने पूछा, कौन हो? एक चोर बोला, चुप रहे पंगु, बहुत बोलती हो, अगर ज्यादा बोलोगी तो हाथ भी तोड़ देंगे। शोभा ने देखा कि वे निर्भीक होकर उसके घर के कीमती सामान को समेट रहे हैं। ना जाने उसमें साहस कहाँ से आ गया। फिर क्या था, उसने एक डंडा खींचा, एक को मारा। वो तिलमिला उठा। दूसरा डंडा खींचकर दूसरे को मारा और एक एक करके डंडे के वार तब तक करती रही जब तक चोर संभलते, तब तक उन पे दूसरा डंडा पड़ जाता। उसकी मार और आवाज से आसपास के 2-4 लोग भी जाग गए। चोर भाग खड़े हुए। गांव के जब लोग लौट कर आए तो लोगों ने शोभा की वीरता की कहानियां बताई। सभी लोग शोभा के प्रति सम्मान भाव से भर गए और वही पंगुली भाभी या चाची से शोभा भाभी या शोभा चाची बन गई और एक जाती हुई जिंदगी अपने पूरे स्वभाव पर लौट आई थी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम अपनी ज़िंदगी से कभी कभी बहुत हताश और निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियों से परेशान हो जाते हैं, पर हमें डरना नहीं है। डट कर उन अपनी समस्याओं का सामना करना है और फिर देखिए आपकी समस्याएं यूं चुटकी बजाते आपके सामने समस्या नहीं समाधान बनकर खड़े हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।